हेलो एवरीवन। आज हम लोग पूरा प्रॉपर्टी एक्ट दैट इज टीपीए संपत्ति अंतरण अधिनियम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ेंगे, जो पीसीएसजे, यू एपीओ और एचजेएस के प्री के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ख़ास तौर से जो अभी आपका पीसीएसजे है उसके लिए ये हम वीडियो बना रहे हैं आपका। सबसे पहले हम लोग आ जाएं, जैसा कि सेक्शन फर्स्ट होता है हर अधिनियम का, उसमें उस एक्ट का संक्षिप्त नाम बताया जाता है। तो सेक्शन वन में इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 और ये 1 जुलाई 1882 को परिवृत हुआ, इन्फोर्स हुआ। ये पूरे भारत में लागू है, कोई एक्सेप्शन नहीं। दूसरे में आते हैं जो कि निश्चित अधिनियमों के बारे में बताता है कि किन किन अधिनियमों का निरसन कर दिया गया है। तीसरे में इसकी जो डिफिनेशंस हैं वो सेक्शन 3 में है 3(1). यहाँ पर छोटा सा लिखा है, बहुत ध्यान से आप देखें। 3A में स्थावर संपत्ति, स्थावर मीन्स होता है नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी। इसमें बताया गया है खड़ा काष्ठ, मतलब जो लकड़ी है, लकड़ी उगती फसलें या घास स्थावर संपत्ति में नहीं आती हैं, बाकी सारी चीज़ें स्थावर संपत्ति हैं। दूसरा पॉइंट है 3(2) में लिखित का मतलब कई बार आया है, अभी एचजीएस में आया था कुछ 2018 में, और एक बार पीसीएसजे में आया था। लिखित का मतलब है आवसीयती लिखित, लिखित से विपरीत है आवसीयती लिखित, बस इतना आपको याद रखना है। 3(3) में अनियोज्य दावे, अनियोज्य का मतलब होता है एक्शनेबल, जिन पर एक्शनेबल क्लेम, जिन पर एक्शन किया जा सके। इसको बहुत ध्यान से सुने। अनियोज्य दावे को, हो सकता है राइटिंग ना समझ में आए तो हम बोल रहे हैं इसीलिए अनियोज्य दावे। अनियोज्य दावे से मतलब क्या है? स्थावर संपत्ति के बंधक द्वारा या जंगम संपत्ति के आडवार या गिरमी द्वारा ऋण प्रतिभूत से भिन्न किसी ऋण, मतलब कोई ऐसा ऋण होना चाहिए जो स्थावर संपत्ति मतलब नॉन मूवेबल के बंधक या मूवेबल प्रॉपर्टी के आडवान या गिरवी से भिन्न हो, ऐसा ऋण। दूसरी चीज़, जो दावेदार के वास्तविक या आणविक कब्जे में नहीं है, फायदा प्राप्त हित। ये दूसरी चीज़ क्या हुई? मूवेबल प्रॉपर्टी के जो उसके दावेदार के कब्जे में नहीं है उससे प्राप्त होने वाला फायदा, जिसे सिविल न्यायालय अनुतोष देने के लिए आधार मानता हो, तो ऐसे ऋण या फायदा प्रद हित एक्शनेबल क्लेम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब ऋण और फायदा प्रद हित, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये हो गई। इसी में एक बताया गया है 3(4) में सूचना। सूचना का मतलब क्या होता है? सूचना का मतलब होता है जिसे कोई पक्षकार जानना चाहे तो थोड़ी कोशिश करके जान जाए, उसको सूचना कहते हैं। कहीं पर भी वेल डिफाइंड नहीं है ये। 5वें सेक्शन में बताया गया है संपत्ति के अंतरण की परिभाषा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतरण की परिभाषा का मतलब क्या है समझे? संपत्ति के अंतरण से मतलब क्या है किसी चीज़ का? कि कोई भी एक जीवित व्यक्ति किसी दूसरे एक या अधिक जीवित व्यक्तियों को या स्वयं को भी वर्तमान में या भविष्य में संपत्ति का हस्तांतरण करता है, तो ये कहा जाता है संपत्ति का अंतरण करता है। ये बस इतनी भी याद रखें। यहाँ पर एक और चीज़ बता दी गई है, जीवित व्यक्ति के अंदर कंपनी या संगम या व्यक्तियों का निकाय भी आएगा, चाहे वो निगमित हो या ना हो। अब सेक्शन 6 बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर,
क्या अंतरित किया जा सकेगा? हर चीज अंतरित, हर प्रॉपर्टी अंतरित की जा सकेगी सिवाय, अलावा, तीन चीजें शुरू में पहले समझ लें। किसी प्रत्यक्ष वारिस की विरासत की संभावना। दूसरी चीज, वसीयतकर्ता की मृत्यु पर वसीयत संपदा प्राप्त करने की संभावना, या इसी प्रकार की कोई और संभावना अंतरित नहीं होगी। फिर आप समझें चौथी बात, उत्तर भाव शर्त के भंग के कारण पुनः प्रवेश का अधिकार अंतरित नहीं होगा। अधिभावी भूमि से पृथक सुखाचार अंतरित नहीं होगा। व्यक्तिगत अधिकार अंतरित नहीं होगा। भावी भरण पोषण का अधिकार अंतरित नहीं होता। मात्र वाद करने का अधिकार अंतरित नहीं होता। लोकपद के वेतन और पेंशन का अधिकार अंतरित नहीं होगा। वृत्तिकाएँ अंतरित नहीं होती। हित के प्रतिकूल विधि विरुद्ध उद्देश्य या प्रतिफल के लिए या अनर्ह व्यक्ति जो इस लायक नहीं है, ये अंतरण नहीं होते। और लास्ट में आप समझे अधिभोग का हस्तांतरणीय अधिकार, जैसे आपको सिर्फ कोई चीज़ कोई प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने के लिए मिली है, उसको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। संपदा जिसके संबंध में राजस्व का संदाय नहीं किया गया, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसका राजस्व अभी बाकी है, उसको अंतरित नहीं कर सकते। और लास्ट चीज़ है प्रतिपाल्य अधिकरण के प्रबंध के अधीन संविदा। कोई माइनर को पालने पोषण के लिए जो संविदा की गई है, तो वो उसकी प्रॉपर्टी को अंतरित नहीं कर सकता जो उसका पालन पोषण कर रहा है। फिर आप आ जाइए सेक्शन नंबर 9 में, अंतरण करने के लिए सक्षम व्यक्ति। कौन सक्षम है? हर वो व्यक्ति सक्षम है संपत्ति को अंतरित करने के लिए जो, ये सेक्शन जो है सेक्शन 9 में मौखिक अंतरण है। मौखिक अंतरण 7 है ये सेक्शन 7, अंतरण करने के लिए सक्षम व्यक्ति। हर व्यक्ति सक्षम है जो संविदा करने के लिए सक्षम हो, ठीक। और दूसरी चीज़ क्या हो, प्रॉपर्टी या तो उसकी हो या उसको अंतरण का अधिकार हो, तो वो सक्षम व्यक्ति माना जाएगा, ऐसा बताया गया सेक्शन 7 में। सेक्शन 9 क्या कहता है? मौखिक अंतरण के बारे में बताता है कि जहाँ पर ऐसा हो कि आपको लिखित में देना नहीं है तो आप मौखिक अंतरण कर सकते हैं, विधि छूट देती हो तो। इसमें के 2 काम करना होंगे, आपको कब्जा देना होगा और पंजीकरण कराना होगा। ये दोनों कंडीशन ज़रूर याद रखें। फिर सेक्शन 10 देखिए, हमने नीचे लिखा हुआ है, प्लीज़ ये कट है बीच का थोड़ा, ये नीचे लिखा हुआ अन्न संक्रमण अवरुद्ध करने वाली शर्त, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है 10। अन्न संक्रमण अवरुद्ध करने वाली मतलब जो कोई प्रॉपर्टी आप किसी को अंतरित करते हैं और ये कहते हैं आप आगे किसी को अंतरित नहीं करोगे, तो ये पूर्ण आप पे प्रतिबंध लगा रही है। ये इसलिए ये शर्त शून्य है, अलावा पट्टे के मामले में की गई हो या किसी विवाहित स्त्री के उपयोग के लिए की गई हो। मतलब 2 एक्सेप्शन है, पट्टा और विवाहित स्त्री को किया गया अंतरण। 11 है, 11 भी यहीं पर, श्रेष्ठ हित के विरुद्ध निर्बंधन। इसमें थोड़ा सा पार्शियल शर्त है ये। श्रेष्ठ हित मतलब आप मान लीजिए हमने आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी, मगर ये शर्त लगा दी कि आप ही सिर्फ इस घर में रहोगे और कोई नहीं रहेगा, तो ये शर्त शून्य है मगर ट्रांसफ़र वैलिड है, ठीक। ये आंशिक शर्त है 11 में, और 10 में पूर्ण शर्त है, ये पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। सेक्शन 12 पे आ जाइए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दिवाले या प्रत्येक अन्य संक्रमण पर हित को परवसे बनाने वाली शर्त। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ज़रूर समझिए, क्योंकि इसमें वर्ड इस तरह के हैं टीपीए में कि समझ में नहीं आते। दिवाले या प्रत्येक अन्य संक्रमण, ये कोई शर्त लगे, जैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाए और ये शर्त लगाई जाए कि ये आदमी दिवालिया हो गया तो अंतरण शून्य हो जाएगा, या प्रत्येक अन्य संक्रमण या आगे किसी को और ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेगा तो अंतरण शून्य हो जाएगा, या हित को परवसे बनाने वाली, या कोई ऐसी शर्त है जो ये कह रही है कि हित को ख़त्म कर देगी आगे चल के या कोई कहीं पर, तो ऐसी सारी शर्त शून्य है। और ऐसी शर्तों के अनुसार ट्रांसफ़र किया गया तो वो सारी शर्तें शून्य हो जाएंगी, इन शर्तों का कोई मतलब नहीं है। और अगर प्रॉपर्टी, इसमें भी 2 अपवाद, एक अपवाद याद रखें कि अगर ऐसा कोई पट्टा है
पट्टे के मामले में छूट है। अगर पट्टे के बारे में ऐसी कोई शर्त लगाई गई है तो ये शर्त वैलिड हो सकती है, वैलिड है। सेक्शन 13 में आ जाइए, अजात व्यक्ति के फायदे के लिए अंतरण। इसमें क्या होता है, कोई अजात जो जन्म नहीं लिया है उसने, उसके फायदे के लिए अगर आप अंतरण कर रहे हैं तो ये पूर्ण रूप से अंतरित होना चाहिए, ये शर्त बताई गई है। सिर्फ आपसे पूछा जाता है अजात व्यक्ति का के फायदे के लिए अंतरण किस धारा में है। फिर 14 में आ जाइए आप, शाश्वतता के विरुद्ध नियम। शाश्वतता कहते हैं कि या तो आप किसी के पूरे जीवन काल के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करिए या फिर उसके बाद दूसरे आदमी को 18 साल तक के लिए, जैसे आपने मान लीजिए ए को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी जीवन पर्यंत के लिए, और ये शर्त लगा दी कि अगर उसका बच्चा हो तो 18 वर्ष की आयु में उस बच्चे को मिल जाएगी, ए के जीवन काल तक और 18 साल तक उसके बच्चे को। तो ये शाश्वतता का नियम है। अगर आप यहीं पर 19 साल करते थे तो गलत हो जाता। कहने का मतलब ये है, ए का बच्चा 18 साल का उस ए के जीवन काल में ही हो जाए तो प्रॉपर्टी ए से उसके 18 साल के बच्चे में चली जाएगी। ये कहलाता है शाश्वतता का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है। शाश्वतता के विरुद्ध नियम। शाश्वतता कहते हैं किसी चीज़ को आप स्टोर या उसको शाश्वत ना करिए, काबिज ना हो जाइए हमेशा के लिए। फिर आप आ जाइए आगे, सेक्शन 14 के बाद 17 में संचयन के लिए निर्देश। इसको आगे एक्सप्लेन किया गया है, शाश्वतता को ही समझ लीजिए इसको। इसमें भी यही बात की गई है। संचयन का मतलब है कि आप या तो किसी के जीवन भर के लिए प्रॉपर्टी अंतरित कर सकते हैं या अंतरण की अवधि से 18 वर्ष के लिए। यही मतलब 14 का एक्सप्लेनेशन है। 17 में इस बात को ध्यान रखिए। अब आगे सेक्शन 18 क्या कहता है, लोक फायदे के लिए शाश्विक अंतरण। यहाँ नीचे है, ये 10, 12 ये सब नीचे हैं सेक्शन, लोक के फायदे के लिए। अब अगर ये अंतरण जो अभी हमने 14 और 16 में बताए, अगर ये फायदे जो हैं ये अंतरण जो है लोक के लिए हो रहे हैं। लोक का मतलब है, लोक के फायदे के लिए का मतलब है धर्म के लिए हो, ज्ञान के लिए हो, वाणिज्य के लिए हो, स्वास्थ्य के लिए हो, क्षेम के लिए हो या मानव जाति के किसी फायदाप्रद उद्देश्य के लिए हो, तो ये दोनों शर्तें वहाँ पर वैलिड नहीं है। कहने का मतलब है अगर इन मामलों में अंतरण किया जा रहा है जो अभी हमने बताए, तो वहाँ पर शाश्वतता और संचयन के निर्देश का लागू नहीं होगा। मतलब ये उन दोनों को न्यूट्रलाइज कर देंगे ये उद्देश्य। फिर आप आ जाइए सेक्शन 19 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, निहित हित। निहित हित ऊपर आइए, निहित हित का मतलब क्या होता है कि इसमें इस तरह से ट्रांसफ़र किया जाता है कि कोई शर्त नहीं लगाई जाती है, तो वो निहित के बिना किसी शर्त के, बिना किसी समय के, बिना किसी बाउंडेशन के अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा रही है तो उसको निहित हित कहेंगे। और अगर निहित हित कर दिया गया है और निहित हित से निहित हित होने में ट्रांसफ़र होने के बाद अगर व्यक्ति की मृत्यु कब्जा पाने से पहले भी हो जाती है तब भी प्रॉपर्टी उसमें की निहित रहेगी, उसी के नाम होगी। सेक्शन 20 में आ जाइए, अजात व्यक्ति अपने फायदे के लिए किए गए अंतरण पर कब निहित हित अर्जित करता है। ये 13 का एक्सप्लेनेशन है। अजात व्यक्ति जो पैदा नहीं हुआ, मान लीजिए कोई अभी हमने पढ़ाया था, पैदा नहीं हुआ, उसके नाम प्रॉपर्टी की गई, तो जिस समय वो पैदा होता है तुरंत प्रॉपर्टी उसके नाम में चली जाती है। ये बताया गया है, सेक्शन 20 में। सेक्शन 21 में आ जाइए, समाश्रित हित। समाश्रित का मतलब होता है वो हित जो किसी अनिश्चित घटना के घटित होने या न घटित होने पर प्रभावी होना हो, उसको कहेंगे समाश्रित हित। याद रखिएगा, पूछा जाता है किस सेक्शन में है, तो है सेक्शन 21 में। फिर सेक्शन 25 में आ जाइए आप। 25 में क्या कह रहा है आपसे, ये कहता है सशर्त अंतरण। इसमें एग्जैक्टली ये बातें बताई गई हैं कि अगर कोई हित ऐसी शर्तों पर किया गया है जो असंभव हो या विधि विरुद्ध हो या ऐसी हो जिसको करने से वो विधि विरुद्ध हो जाएंगी या कपटपूर्वक हो या न्यायालय
उनको या वो किसी व्यक्ति के शरीर या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाली हो, या फिर न्यायालय उन्हें अनैतिक या लोकनीति के विरुद्ध समझे, तो ऐसी सारी शर्तों के अधीन किया गया अंतरण शून्य होता है, निष्फल होता है, कोई इसके अंतरण का मतलब नहीं है। एक चीज़ और पूछी जाती है सेक्शन 26 में, पूर्वाभाग शर्त की पूर्ति। पूर्वभाग में पहले शर्त पूरी करना होती, पूर्वभाव शर्त की पूर्ति, और 29 में बताई गई उत्तरभाव शर्त की पूर्ति। सिर्फ इतना ही पूछा जाता है, पूर्वभाव शर्त किस में है और उत्तरभाव शर्त किस में है। तो 26 और 29, पूर्वभाव शर्त 26, उत्तरभाव शर्त 29। फिर आप आ जाइए सेक्शन नंबर 35 में। 35 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें निर्वाचन के बारे में बताया गया है। निर्वाचन पहले तो पूछते थे निर्वाचन के सेक्शन में, फिर पूछा जाता है निर्वाचन कब आवश्यक है। निर्वाचन का मतलब ये है, मान लीजिए हमारे पास पैसा है, आपके पास प्रॉपर्टी है, हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, वो आपकी प्रॉपर्टी है। हम आपसे कहते हैं कि भाई ऐसा करिए, अपनी प्रॉपर्टी सी को दे दीजिए, जिसका मूल्य मान लीजिए 1000 रुपये है, तो आप सी को ये प्रॉपर्टी दे दीजिए, 1000 रुपये हम आपको ट्रांसफ़र कर देते हैं। हमने ट्रांसफ़र कर दिया, अब आप सोच रहे हैं कि आप करें कि ना करें, तो ये आपको निर्वाचन करना होगा। अगर आप कर देते हैं तो हमारी आपकी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गई, अगर आप नहीं करते हैं तो वो पैसा आपको उस आदमी को या उसके विधिक प्रतिनिधि को देना होगा जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना थी, हमें नहीं देना है। तो ये निर्वाचन करने का अधिकार जो है अंतरक को है, इतना ध्यान रखें, जो प्रॉपर्टी को अंतरित करने की अधिकारता रखता है, तो उसी को निर्वाचन। अगर आप दो नहीं करते हैं तो पैसा वापस करें या फिर प्रॉपर्टी दें, ये कहलाता है निर्वाचन का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आगे आप बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे इसको। अभी फिलहाल आ जाइए सेक्शन नंबर 41 में आ जाइए, जो कि कहता है दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण। दृश्यमान स्वामी वो स्वामी होता है जिसके अधिकार में देखा जाए कि प्रथम दृष्टता वही स्वामी है और उसके अधिकार में संपत्ति है, तो उसके द्वारा किया गया कोई भी अंतरण शून्य करनी नहीं है, जबकि आपने पूरी जांच पड़ताल कर ली हो कि यहाँ संपत्ति इसी की है। दूसरी चीज़ आ जाइए सेक्शन नंबर 43, यहाँ पर नहीं, ये 41 है और 43 यहाँ है। प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अंतरण जो अंतरित संपत्ति में पीछे हित अर्जित कर लेता है। ये एग्जैक्टली जो आपका कॉन्ट्रैक्ट एविडेंस एक्ट है, इसमें 115 सेक्शन के समतुल्य है, पूछा जाता है किसके समतुल्य है ये धारा, तो 115 धारा 115 के समतुल्य है एविडेंस एक्ट की। आपराधिक के कोई ऐसा, इसका मतलब समझ लें, आपराधिकृत व्यक्ति मान लीजिए किसी आदमी के बाप की प्रॉपर्टी है, वो आगे जाके उसी की हो जाएगी, इस वक्त वो उसका इंटाइटल नहीं है बेचने का, मगर वो बेच देता है ये कह के कि ये प्रॉपर्टी मेरी, ये खेत मेरे नाम है और आप ले लीजिए। उसने बेच दिया, बिक गया। अब वो आनाकानी करने लगा, नहीं ये तो मेरे नाम नहीं था, मेरे बाप के नाम था, तो कोर्ट उसको ये इजाज़त नहीं देगा कि अब आप इसको विक्रय को शून्य करिए, बल्कि ये कहेगा ठीक है आप अपने नाम इसको कॉन्ट्रैक्ट जो आपने बेच दी है इसको फुलफिल करिए, अपनी बात से ना पलटिए, और तब तक आप जारी रखिए कब्जा इस पर जब तक इनके नाम ना आ जाए, ये आप ही की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो चुकी है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ऐसा इसमें बताया गया। 44 में आ जाइए, सह स्वामी द्वारा अंतरण। अगर दो स्वामी हैं या दो से ज़्यादा स्वामी हैं तो अपने अपने हिस्से का वो अंतरण कर सकते हैं, ये लीगल है, ये बताया गया है। अगर संयुक्त प्रॉपर्टी है तो पहले डिवीज़न कराना होगा, फिर अंतरण कर सकते हैं। फिर आप आ जाइए सेक्शन नंबर, यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए कि सहस्वामी हो गया। फिर आ जाइए सेक्शन नंबर 52, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट है, ये नीचे है, संपत्ति संबंधी वाद के लंबित रहते हुए संपत्ति का अंतरण। अगर कोई विवाद चल रहा है, वाद चल रहा है, जो दुस्संधिपूर्ण नहीं है और भारत के किसी न्यायालय में है या भारत द्वारा संचालित किसी न्यायालय में है, तो न्यायालय के अनुरोध के बिना या आदेश के बिना वो प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी जब तक कि उसका पूर्णतः आदेश या डिक्री ना हो जाए और ऐसे डिक्री आदेश की पूर्ण तुष्टि ना हो जाए या अनुमोचन ना कर दिया जाए, तब तक वो प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी। पूछा जाता है विवादित वाद कब से माना जाता है, जिस दिन वो इंट्रोड्यूस हुआ हो कोर्ट में, और जब तक कि उसकी पूर्णतः तुष्टि या अनुमोचन ना हो जाए तब तक वो विवादित रहता है, वाद का लंबन रहता है और उस बीच प्रॉपर्टी
आप नहीं बेच सकते। फिर आप आ जाइए 53 में 53 क्या कह रहा है, कपटपूर्ण अंतरण। दो बातें आती हैं कपटपूर्ण में, अगर कोई अपने लेनदारों को विफल करने या उन्हें देरी कराने के आशय से अगर अंतरण करता है तो ऐसा अंतरण लेनदार के विकल्प पर शून्य करणीय है। शून्य नहीं है, शून्य करणीय है, ये बात बहुत पूछी जाती है, शून्य करणीय है ये। ऐसी कंडीशन में उसको कहते हैं कपटपूर्ण अंतरण। इसी में एक और धारा है 53A, भागिक पालन। भागिक पालन का मतलब होता है जो अंतरिती जो कोई प्रॉपर्टी उन लोगों ने अंतरक और अंतरिती ने मिलकर किया, कॉन्ट्रैक्ट एकदम वैलिड होना चाहिए, और अंतरिती ने उस पर कब्जा ले लिया और कुछ अमाउंट दे भी दी, भागिक पालन कर दिया अंतरिती ने, ठीक, और कहा कुछ समय बाद हम आपको बाकी पैसा दे देंगे। अब अंतरक कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जो अंतरिती के अगेंस्ट हो, ये बताया गया है इस धारा में। और ये एक भागिक पालन जो है ढाल की तरह यूज हो करेगा अंतरिती, ना कि तलवार की तरह, ये बात कई बार ऑप्शन में आई है। अब यहाँ से एक चीज़ और याद रख लीजिए, धारा जो 5 से 37 तक है इसमें जंगम या स्थावर मतलब मूवेबल या नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी दोनों के बारे में बात की गई थी, और 38 से 53 में सिर्फ और सिर्फ नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी दैट इज स्थावर संपत्ति की बात की गई है, ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा। 54 में विक्रय की परिभाषा है, विक्रय की परिभाषा को समझ लीजिए। विक्रय क्या होता है, स्वामित्व का अंतरण है, जो कोई चीज़ कीमत दी जा चुकी हो या देने का वचन दिया जा चुका हो, ऐसी चीज़ को ऐसे स्वामित्व के अंतरण को विक्रय कहते हैं, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर स्थावर संपत्ति का अंतरण है तो आप उसको लिखित रजिस्ट्रीकृत, अगर 100 रुपये से ज़्यादा की है तो लिखित और रजिस्ट्रीकृत कराएंगे, 100 से कम की है तो परिधान करके कर सकते हैं। सेक्शन 55, क्रेता और विक्रेता के अधिकार और दायित्व। अपने जो क्रेता दायित्व और अधिकार बहुत सारे हैं, जैसे आप सिंपली ये समझ लीजिए कि क्रेता जो है वो पैसे लेगा, संपत्ति की पैसे देगा विक्रेता को, और विक्रेता जो है उसको प्रॉपर्टी देगा, कागज़ की छानबीन करने के लिए सारे वो देगा, और उसकी संपत्ति को सुरक्षित रखेगा, ये सारी चीज़ें अधिकार और दायित्व में आएंगे। 56 में बताया गया है पार्श्विक क्रेता द्वारा क्रमबंधन। क्रमबंधन ये पूछा जाता है, क्रमबंधन का नियम किन किन धाराओं में, एक 56 में है और एक 81 में है। यहाँ पर ये प्रतिभूतियों का क्रमबंधन, इसको बहुत शॉर्ट में समझ लीजिए, फिर आगे चल के हम आपको डिटेल बताएंगे। पार्श्विक क्रेता द्वारा क्रमबंधन का मतलब क्या होता है, मान लीजिए किसी आदमी ने ABC 3 प्रॉपर्टी हैं, पहले वो किसी को गिरवी रखी, फिर C वाली किसी को बेच दी। बेचने के बाद अब वो C वाला जिसने खरीदी है वो प्रॉपर्टी बंधकदार से ये कह सकता है पहले जो ना बेची गई हो उससे आप इसके बंधक की धन को पूर्ण कीजिए। इसको आगे डिटेल में पढ़ाएंगे क्योंकि इस वक्त इतना समय नहीं होता है, आपको सिर्फ याद रखना है क्रमबंधन का सिद्धांत किन किन सेक्शंस में है। फिर आप आ जाइए सेक्शन नंबर 58 में। 58 सेक्शन क्या कहता है, बंधक, बंधककर्ता, बंधकदार, बंधक धन और बंधक विलेख की परिभाषा बहुत ध्यान से समझ लीजिए। पहले बंधक को समझ लीजिए। बंधक क्या होता है, किसी हित का अंतरण है जो उधार के तौर पर दिए गए धन के संदाय को या वर्तमान या भावी ऋण के संदाय के लिए हो, और जिसमें वो जो स्थावर संपत्ति हो वो प्रतिभूत के लिए यूज हो रही हो, ये कहलाता है बंधक। और अंतरक जो होता है, अंतरक बंधककर्ता होता है, अंतरिती बंधकदार होता है। मूलधन या ब्याज जिसको संदाय करने की प्रतिभूत दी गई है बंधक धन कहलाता है, और वो लिखित जिसके द्वारा ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये चीज़ इनके बीच हो रही है, इसको कहते हैं बंधक विलेख। अब इसी के दूसरे खंड में बताया गया सादा बंधक, बी में मतलब 58B में सादा बंधक को बताया गया है। सादा बंधक वो बंधक होता है जिसमें जो बंधक करता होता है, बंधकदार होता है, बंधक करता अपने आप को प्रतिभूत की तरह यूज करता है और कहता है अगर हम देने में असफल हैं तो आप प्रॉपर्टी को बेच लीजिएगा। C बहुत इंपॉर्टेंट है, सशर्त विक्रय द्वारा बंधन। इसमें यूजुअली संपत्ति बेच दी जाती है इस शर्त में कि अगर हम ना दे पाए तो संपत्ति आपकी हो गई, दे दे तो संपत्ति हमको दे दीजिएगा।
डी में बताया गया है भोग बंधन। भोग बंधन कहलाता है कि जब तक हम आपका पैसा ना दे दें आप हमारी स्थावर संपत्ति को इस्तेमाल करते रहिए। ई में बताया गया है अंग्रेजी बंधक। अंग्रेजी बंधक में एक विशिष्ट टाइम दिया जाता है कि इस टाइम के अंदर अंदर हम आपको पैसा दे देंगे वरना आपकी संपत्ति हो जाएगी। पांचवा हक विलेख के निश्चय द्वारा बंधक है। ये कुछ नगरों में ही लागू होता है और इसमें संपत्ति के कागजात आपको रखना होता है। इसके बाद जी में 58 जी में बताया गया विलक्षण बंधन। इनके अलावा कोई बंधक है तो वो विलक्षण बंधक कहलाता है। ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। फिर आ जाइए सेक्शन नंबर 59 में बंधक का हस्ताक्षर पत्र द्वारा किया जाएगा। कोई भी बंधक जो 100 रुपये से अधिक की प्रॉपर्टी के लिए किया गया है वो हमेशा कोई भी बंधक हो वो हस्ताक्षर पत्र द्वारा होगा और अनप्रमाणित रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा ही किया जाएगा। ठीक, 100 से कम है तो आप परिधान कर सकते हैं, वो भी सादा बंधक में नहीं कर सकते। फिर आप इसके बाद सेक्शन में 63 में आइए। 63 में बताया गया है बंधक संपत्ति में अनुवृद्धि। पूछा जाता है बंधक में अनुवृद्धि का मतलब समझ लीजिए एसेशन। अगर कोई बंधक समृद्धि में बढ़ोतरी हो रही है तो 63 में बंधक करता उसका हकदार है। ठीक, और इसका जस्ट एक आएगा सेक्शन 70 बंधक संपत्ति में अनुवृद्धि। यहाँ पर अगर हो रही है तो ये बंधकदार है। 70 में बंधकदार हकदार है और 63 में बंधक करता हकदार है। फिर आ जाइए आप सेक्शन नंबर 64 में बंधकथित पट्टे का नवीकरण। अगर बंधकथित पट्टे का नवीकरण हो गया है तो बंधकदार उसका हकदार होगा, आगे उसका कब्जा चलता रहेगा। फिर आप आ जाइए 66 में कब्जा कर रखने वाले बंधककर्ता द्वारा दुर्व्यवहार। अगर जिसका बंधककर्ता का कब्जा है संपत्ति पर और कोई ऐसा दुर्व्यवहार हो जाता है जो उसकी अपनी लापरवाही से नहीं हुआ है तो उसके लिए दायी नहीं है और वो जानबूझ कर नुकसान करता है तो बंधककर्ता उत्तरदायी है, दायी है इस बात के लिए। फिर आप आ जाइए सेक्शन नंबर 67 में प्रोबंध या विक्रय का अधिकार। प्रोबंध का मतलब समझ लीजिए मोचन निषेध। ऐसी कंडीशन आ जाती है कि बंधक कर्ता को ये अधिकार समाप्त हो जाता है कि वो अपनी संपत्ति को वापस ले, तो इस अधिकार को जो बंधकदार प्राप्त कर लेता है इस अधिकार को कहते हैं प्रोबंध या विक्रय का अधिकार। क्योंकि अब वापस बंधककर्ता उसको ले नहीं सकता तो अब वो संपत्ति को बंधकदार बेचने के लिए हकदार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 69 में आपको रिसीवर की नियुक्ति बताई गई है। रिसीवर की नियुक्त की जाती है 69 में। पूछा जाता है किस सेक्शन में की जाती है। रिसीवर वो व्यक्ति होता है जिसको संपत्ति की अधिकार दे दिए जाते हैं सारे के सारे जो संपत्ति धारी के होते हैं। यहाँ से आपकी 60 की सीरीज़ ख़त्म हो गई। बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, ऊपर नीचे आपको करना पड़ा, सॉरी फॉर दैट। अब आप आ जाइए 70 में। अभी हमने बता चुके हैं बंधक संपत्ति में अनुवृद्धि अगर होती है तो इस कंडीशन में वो बंधकदार इसका हकदार होगा। फिर 71 में आ जाइए बंधकथित पट्टे का नवीकरण। बंधकथित पट्टे का नवीकरण जो उनके दोनों के बीच में तय हुआ है उसके हिसाब से होता रहता है। फिर 72, फिर सेक्शन 72 यहाँ नीचे है सकब्जा बंधकदार के अधिकार। जो सकब्जा बंधकदार है उसके अधिकार क्या होंगे, वो संपत्ति को नाश से बचाए, उस संपत्ति को बंधककर्ता अपने हक को कायम रखने के लिए खर्चा करे या स्वयं बंधकदार के विरुद्ध ऐसा कब्जा कुछ बंधकदार उस पर कर रहा है तो उसके विरुद्ध भी वो खर्चा करे। और नवीकरण में अगर कोई खर्चा लग रहा है तो उन सबको वो खर्चा कर सकता है, खर्चा करेगा। और इन सारे खर्चों को वो बंधककर्ता से 9% की दर से वसूल करने का हकदार होगा आगे कोई अगर उनमें विवाद होता है तो। अब साख कब्जा 76 में आ जाइए। साख कब्जा 76 साख कब्जा बंद दिख रहा है, एक सेकेंड।
76 में सा कब्जा बंधकदार के दायित्व है। दायित्व का मतलब वो सारी उसकी देखरेख करे और उसको हानि ना होने दे, इस तरह के दायित्व दिए गए हैं सा कब्जा बंधकदार के पास। फिर इसके बाद आइए सेक्शन 70 की सीरीज़ ख़त्म हो गई। 80 वाली सीरीज़ में सिर्फ आपको एक बात याद रखनी है, वो है प्रतिभूतियों का क्रमबंधन। ये हमने आपको पहले भी बता दिया था 80 की सीरीज़ में। 80 वाली उसमें लाइन में कोई भी चीज़ आपको ध्यान से नहीं पढ़नी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब सेक्शन 91, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 91 में क्या बताया गया है? कब्जा रखने वाले बंधककर्ता द्वारा दुर्व्यवहार सॉरी 91 में बताया गया वे व्यक्ति जो मोचन के लिए वाद ला सकेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कौन व्यक्ति मोचन के लिए बात, एक तो बंधककर्ता तो है ही, बंधककर्ता के अलावा वो व्यक्ति जो बंधक संपत्ति में कोई हित रखते हो। दूसरी चीज़, बंधक ऋण या किसी के समुदाय के प्रतिभू अगर है कोई बंधक संपत्ति का। और लास्ट चीज़, बंधककर्ता का कोई लेनदार। तो ये सारे लोग क्या कर सकते हैं? संपत्ति को मोचन कराने के लिए वाद ला सकते हैं। इसी 91 सेक्शन का एक्सप्लेनेशन है 92 प्रत्यासन। प्रत्यासन का मतलब होता है एक की जगह दूसरा व्यक्ति आ जाना। ये सारे व्यक्ति जो हमने 91 में बताए, ये सारे प्रत्याशित हो जाते हैं। अगर वो नहीं है बंधककर्ता तो ये सारे प्रत्याशित हो जाते हैं। ये सारे काम वो काम कर सकते हैं जो बंधककर्ता कर रहा था, तो इसी को कहते हैं प्रत्याशन। 90 की भी सीरीज खत्म हो गई आपकी। अब आ जाइए सेक्शन 100, बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 में भार को बताया गया है। भार क्या होता है? किसी संपत्ति के और किसी दो पक्षकारों के बीच किसी संपत्ति को लेकर कोई ऐसा एक संबंध है जो धन के संदाय के लिए उस संपत्ति को प्रतिभूति बना देता है, जो कि बंधक की कोटि में नहीं आती, मगर इसमें सारे वो रूल लगते हैं जो सादा बंधक में लगते हैं। ये बात याद रखिएगा। प्रतिभूति के तौर पर स्थावर संपत्ति यूज होती है। 103 में बताया संविदा करने के लिए अक्षम व्यक्ति को या उस द्वारा सूचना इत्यादि। अगर कोई अक्षम व्यक्ति है, उसके तरफ से कोई संविदा कर रहा है, क्योंकि वो संविदा करने के लिए वैलिड है नहीं, तो उसकी सूचना के लिए कोई भी सूचना उसको या उसके द्वारा न्यायालय को दी जाएगी, तो उस व्यक्ति द्वारा दी जाएगी जो उसके लिए नियुक्त किया गया है। यहाँ पर हमने बताया था आपको 56 और 81 में क्रमबंधन का सिद्धांत बताया गया है। फिर आप आ जाइए 105 में पट्टे की परिभाषा। पट्टाकर्ता, पट्टेदार, प्रीमियम और भाटक, इन सब की परिभाषाएं बताई गई हैं 105 में। ज़रूरी है। पट्टा क्या है एग्जैक्टली? ऐसी संपत्ति का, किसी स्थावर संपत्ति का उपयोग करने के अधिकार का ऐसा अंतरण है जो अभिव्यक्त विवक्षित या शाश्वत काल के लिए किया जाता है, जिसमें कोई अंश धन के रूप में या फसल के रूप में दिया जाता है, जो कि प्रतिफल कहलाता है। अंतरक पट्टाकर्ता कहलाता है, अंतरिती पट्टेदार कहलाता है, वो कीमत प्रीमियम कहलाती है जो देना है, और देय संदाय, ये सब सारी चीज़ें जिस रूप में देना है वो भाटक कहलाएंगी। ठीक, दोनों चीज़ों में याद रखिएगा। प्रीमियम एक मुश्त दिया जाता है, भाटक टुकड़ों में दिया जाता है। इतना दोनों में फ़र्क है, भाटक और प्रीमियम है। फिर आप आ जाइए सेक्शन 106, ये नीचे है। लिखित संविदा स्थानीय प्रथा के अभाव में कुछ पट्टों की कालावधि। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पट्टा कृषि या विनिर्माण, मतलब किसी के निर्माण से रिलेटेड है, उस संपत्ति का पट्टा जो होता है वर्षानुवर्षी कहलाता है। बाकी सारे पट्टे मासानुमासी कहलाते हैं। तो वर्षानुवर्षी पट्टा जो है 6 माह की सूचना द्वारा परव से होता है, मतलब आधे टाइम के बाद। और मासानुमासी महीने वाला 15 दिन की सूचना द्वारा परव से है, मतलब आप खत्म करना चाहते हैं तो वर्ष वाले में आपको 6 महीने पहले सूचना देनी होगी, महीने वाले में आपको 15 दिन पहले सूचना देनी होगी। एडजेस में पूछा गया था ये तारीख कब से शुरू होती है, तो ये कालावधि जो है सूचना की तारीख से प्रारंभ होगी, ठीक, जिस दिन सूचना दी गई है। और ये सूचना किसी भी व्यक्ति द्वारा दी जा सकती है, कुटुंब के परिवार को, के नौकर को भी सूचना अगर दी गई तो सूचना पूर्ण मानी जाती है, ऐसा बताया गया है 106 के सब सेक्शंस में। 106 के बाद आ जाइए आप 111। यहाँ पर है 100 पट्टे का पर्यवसान। पट्टे का पर्यवसान का मतलब होता है पट्टा खत्म हो जाना। कब खत्म हो जाएगा?
सीमा समाप्त, पहला पॉइंट सीमा समाप्त होने के बाद, दूसरे सीमा भी समाप्त होने के बीत जाने के बाद। दूसरी बात है किसी समय की घटना घटित होने पर, अगर ऐसी घटना कहती है कि पट्टा समाप्त हो जाएगा तो उस घटना के घटित होने पर। तीसरी बात कहता है पट्टा करते के हित का पर्यवसान किसी घटना पर आधारित हो तो उस घटना के घटने बाद। चौथा कहता है पट्टा करते के हित एक ही व्यक्ति में अधिकार निहित हो जाए पट्टाकर्ता और पट्टेदार के तो वो खत्म हो जाएगा। फिर कहता है अभ्यर्पण द्वारा। फिर कहता है पहला अभिव्यक्त अभ्यर्पण है, फिर विवक्षित अभ्यर्पण है, फिर संपरण है। संपरण में 2-3 बातें आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कोई कब्जा, जैसे इसमें शर्त होगी अगर ये शर्त फॉलो नहीं करी तो फिर से वो पट्टाकर्ता की ज़मीन हो जाएगी। या ये कहता है कि अगर पट्टादार इसको खरीद ले या अपना हक करे तो पट्टेकर्ता का अधिकार खत्म हो जाएगा। या फिर यह है कि दिवालिया हो गया तो ऐसी शर्त पहले लिखी गई हो कि दिवालिया होने पर यह संपत्ति फिर से पट्टेकर्ते को चली जाएगी। ठीक, ये सूचना पट्टेदार द्वारा एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दे दी जाती है, ये ऐसा बताया गया है। फिर 116 अतिधारण का प्रभाव। इसका मतलब समझ ले, अतिधारण का प्रभाव का मतलब है मान लीजिए पट्टा खत्म होने के बाद भी पट्टेदार पट्टा पर कब्जा लिए हुए है, पट्टेदार या उपपट्टेदार, और पट्टाकर्ता को किराया दे रहा है तो भी वो लीगल पट्टेदार माना जाएगा। इसको कहते हैं अतिधारण का प्रभाव। फिर आप आ जाइए सेक्शन नंबर 116 में। 116 क्या कह रहा है, अतिधारण बता दिया हमने। फिर 117 कहता है कृषि प्रयोजन वाले पट्टों में ये सारी शर्तें नहीं लगेंगी, ऐसा बताया गया है 117 में। 118 क्या कहता है, विनिमय की परिभाषा। विनिमय का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब होता है कोई दो चीज़ों के स्वामित्व का अंतरण होता है, वो या तो किसी धन के रूप में हो सकता है, या किसी चीज़ के रूप में हो सकता है, या किसी संपत्ति के रूप में हो सकता है। 121 में बताया गया धन का विनिमय। अगर धन का विनिमय हो रहा है, 121 में धन का विनिमय हो रहा है तो दोनों व्यक्ति जो विनिमय कर रहे हैं वो अपने अपने धन की असली होने की गारंटी लेते हैं। फिर आपको बताया गया है 122 में दान की परिभाषा बताई गई। दान की परिभाषा क्या होती है, बहुत ध्यान से समझे। किसी वर्तमान जंगम या स्थावर संपत्ति का वो अंतरण है जो एक व्यक्ति द्वारा, जो दाता कहलाता है, दूसरे व्यक्ति को जो अदाता कहलाता है, स्वेच्छा और प्रतिफल के बिना किया जाता है, और इसमें अदाता द्वारा उसके जन्म काल में गृहीत करना आवश्यक है। अगर अदाता की मृत्यु प्रतिग्रहण से पहले हो जाती है तो दान शून्य हो जाएगा। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, हर एग्जाम में इसको मेंशन करते हैं। फिर 123 में आ जाइए, अंतरण कैसे किया जाएगा। हर स्थावर संपत्ति का अंतरण, मतलब दान के अंतरण के बारे में बता रहे हैं। हर स्थावर संपत्ति का दान का अंतरण कम से कम 2 साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित हो, रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा किया जाएगा। फिर आपको एक चीज़ और याद रखना है, 124 वर्तमान और भावी संपत्ति का अंतरण, ये पूछा गया है। जिस दान में वर्तमान और भावी संपत्ति दोनों समाविष्ट है तो भावी संपत्ति का अंतरण का मामले में अंतरण शून्य हो जाएगा। भावी संपत्ति का अंतरण आप नहीं कर सकते, ऐसा बताता है। सिर्फ वर्तमान संपत्ति का अंतरण कर सकते हैं, ऐसा बताता है सेक्शन 124। 124 के बाद अब नीचे अब कुछ भी नहीं है। अब आप ऊपर आ जाइए, 123 हमने बताया अंतरण कैसे किया जाता है, रजिस्ट्रीकृत। फिर आ जाइए 127 में दुर्भर दान की बात की गई। दुर्भर दान ऐसा दान होता है जैसे मान लीजिए 2 या अधिक संपत्तियां हैं तो आप किसी एक पे कुछ मान लीजिए बोझ है और एक मतलब एक पे कोई कर्ज है, एक पे नहीं है, तो आपको अगर संपत्ति मिलना है तो आपको दोनों, बोझ वाली और बिना बोझ वाली दोनों लेना पड़ेंगी, नहीं तो आपको कोई भी नहीं मिलेगी। तो इसको कहते हैं दुर्भर दान। इसी का एक्सप्लेनेशन कह सकते हैं आप सर्वस्व अदाता। सर्वस्व अदाता, अदाता वो चीज़ होती है, तो वो व्यक्ति होता है जो पूरी संपत्ति का दान कर रहा होता है। सर्वस्व मीन्स पूरी तरह से, इसको मतलब समझ ले, पूरी संपत्ति का दान करने वाला सर्वस्व अदाता है। पूरी संपत्ति का दान सर्वस्व अदाता कहलाता है। और पूरी संपत्ति का मतलब उस पर ऋण जो भी देनदारी है उस सहित संपत्ति का आपको ग्रहण करना पड़ेगा, यही कहा जाता है सर्वस्व अदाता। 130 में अनियोज्य दावों का अंतरण है, एक्शनेबल क्लेम्स का अंतरण कहाँ बताया गया, 130 में।
इसमें सिर्फ एक्शनेबल क्लेम्स हमने अभी आपको शुरू में बताया था सेक्शन में, ठीक है। इन सारे एक्शनेबल क्लेम का जो अंतरण होता है वो उसका लिखित होना, लिखित जो अंतरक है उसके द्वारा लिखित निष्पादन के द्वारा ही अंतरण हो सकता है एक्शनेबल क्लेम्स का, ऐसा बताया गया है 130 में, सिर्फ लिखित होना चाहिए। फिर 134 में आ जाइए, बंध कथित ऋण के बारे में बताया गया है। कोई प्रॉपर्टी बॉन्डेड है, उस पर जो ऋण है वो बंध कथित ऋण कहलाता है। उसके बाद आप आ जाइए सेक्शन लास्ट 137 सेक्शन है, पराक्रम लिखतों की प्रावृत्ति, कि ये कहाँ कहाँ लागू नहीं होता है इसके बारे में बताया गया है। जैसे स्टॉकों के बारे में, अंशों के बारे में, डिवेंचरों के बारे में, इन सब पर ये प्रॉपर्टी एक्ट लागू नहीं होता। ये कंप्लीट टीपीए प्रॉपर्टी एक्ट है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके पीसीएस जे प्रीलिम्स के लिए या बाकी कोई भी प्रीलिम आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए। इसलिए प्लीज़ इसको ज़रूर दूसरे लोगों तक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। ओके, बेस्ट ऑफ लक।